चंडीगढ़ से एक लड़की से छेड़खानी के आरोप में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त की गिरफ्तारी का मामला तूल पकड़ रहा है। विपक्ष तो सरकार को घेर ही रहा है, लेकिन पुलिस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कल विकास बराला की गिरफ्तारी के घंटे भर के अंदर ही उसे थाने से ही जमानत दे दी गई। यही नहीं, पुलिस ने किडनैपिंग की कोशिश की धाराएं हटा ली हैं। वहीं इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बचाव किया। इस बीच पीड़ित लड़की वर्णिका ने जी न्यूज से कहा कि उसने कोई गलती नहीं की, वो कोई विक्टिम नहीं है, इसलिए उसका चेहरा छिपाया नहीं जाए। वर्णिका के कहने पर हम उसका चेहरा नहीं छिपा रहे हैं। उन्होंने सारे रास्ते, जब तक उन्होंने मुझे फॉलो किया, जब तक पुलिस ने उन्हें पकड़ा नहीं है, वो सारे रास्ते मेरे को डरा के रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस भी टाइम पे पहुंच गई। अगर पुलिस ना पहुंचती उसी टाइम पे तो शायद कुछ और भी हो सकता था। स्ट्रेंजर्स टू मी, मैंने पहले कभी इन्हें देखा नहीं है, मैं कभी इन्हें मिली नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कौन थे। मतलब मुझे अगले दिन न्यूज़ में पता चला है कि ये एक्चुअली कोई किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से रिलेटेड हैं, बट तब तक दे वर जस्ट टू नॉर्मल गाइज जो मेरे को तंग कर रहे थे। देश के दो राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी, पॉश शहर, वीआईपी लोगों की आवाजाही का शहर। ऐसे शहर में शुक्रवार रात ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। सबसे ज्यादा हैरानी वारदात को अंजाम देने वाले शख्स की पहचान को जानने के बाद हुई। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। I don't think I'm a victim. I could have been a victim, but I got saved. So I'm not a victim. There was just an offense against me, and now I want to bring those people to justice. तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं क्यों अपनी शक्ल छुपाऊं? हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर एक लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। पुलिस को दिए लड़की के बयान के मुताबिक शुक्रवार देर रात करीब 12:30 बजे विकास बराला ने अपने दोस्त के साथ चंडीगढ़ सेक्टर 7 के पेट्रोल पंप से उसकी कार का पीछा करना शुरू किया। इस दौरान उसने कई बार उसकी कार को रोकने की भी कोशिश की। जब तक मैं पुलिस से डील कर रही थी उस रात, जब मैंने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। चंडीगढ़ पुलिस वाज नथिंग बट हेल्पफुल। उन्होंने मेरी जान शायद बचाई है, बिकॉज अगर वो उस दिन ना आते तो पता नहीं क्या हो सकता था। तो चंडीगढ़ पुलिस ने मेरी पूरी हेल्प की उस दिन। इस टाइम पे जो भी उनका इंटरनल वर्किंग्स हैं, अब उसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, बिकॉज लॉ के बारे में मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं। बट उस दिन एज फार एज चंडीगढ़ पुलिस विद मी इज कंसर्न्ड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। पुलिस के मुताबिक विकास बराला और उसके दोस्त ने शराब पी हुई थी। शराब के नशे में दोनों ने अपनी कार से लड़की की कार का काफी दूर तक पीछा किया। खुद को मुश्किल में घिरा पाकर पीड़ित लड़की ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया। कंट्रोल रूम में शिकायत मिलने पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों आरोपियों को हाउसिंग बोर्ड की लाइट पॉइंट से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर सेक्टर 26 के पुलिस स्टेशन ले आई और छेड़खानी करने सहित शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने छेड़खानी के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी भी अपने कब्जे में ली है। विकास बराला LLB का छात्र है और उसका साथी LLB पास कर चुका है। मैं तो चंडीगढ़ में रहती हूँ, ये इसीलिए शायद इतनी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि चंडीगढ़ इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन द कंट्री। और अगर चंडीगढ़ जैसी जगह में ऐसी चीज़ हो सकती है, और मैं लकी थी, मैं गाड़ी में थी। अगर मैं 2 व्हीलर पे होती या मैं ऑटो में होती तो शायद मैं ना कुछ कर सकती। मैं गाड़ी में थी, मैंने गाड़ी बचा के उनसे चला ली, मैं पहुँच गई। तो ऑफ कोर्स रूरल एरियाज़ में डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा होता होगा। रूरल एरियाज़ में पुलिस प्रेजेंस भी चंडीगढ़ जैसी तो नहीं होगी। सो आई एम श्योर इट्स अ लॉट वर्स। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। मामला हाई प्रोफाइल था। पुलिस ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तारी की कुछ ही घंटों के बाद विकास बराला और उसके दोस्त को जमानत भी दे दी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। पुलिस की कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल तब खड़े हुए जब पुलिस ने विकास पर लगाई गई किडनैपिंग की धारा को हटाकर गैर मामूली तरीके से बाधा पहुंचाने की हल्की धारा लगा दी। पुलिस ने धारा 365 यानी किडनैपिंग और धारा 511 यानी हमला करने की घटनाएं हटा दी। पुलिस ने 341 की नई धारा लगाई है, जिसका मतलब है किसी को गैर कानूनी तरीके से रोकना या बाधा पहुंचाने की कोशिश करना।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 354D और मोटर व्हीकल एक्ट 185 भी लगाई है। पुलिस का दावा है कि लड़की ने अपने बयान में किडनैपिंग की बात नहीं की है। जो कंप्लेनेंट थी उसके 164 CRPC के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए। 164 की स्टेटमेंट के बाद हम सेक्शन 341 IPC, 365 IPC, 511 IPC ऐड कर रहे हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और अटेम्प्ट टू किडनैप। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि ये मामला उनकी जानकारी में है। सुभाष बराला का बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। देखिए, मुझे संज्ञान में आया है, चंडीगढ़ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और चंडीगढ़ पुलिस मैं समझता हूँ उसमें ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस और कानून पर हमको पूरा भरोसा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये विषय सुभाष बराला का नहीं है, इसलिए किसी इंडिविजुअल विशेष का है तो जो इंडिविजुअल विशेष का जिसका मामला होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के बेटे की करतूत ने जहां लोगों को हैरान किया है, वहीं जिस तरीके से इस मामले में विकास बराला को आनन फानन में जमानत दी गई और फिर बाद में IPC की कमजोर धाराएं लगाई गई, उससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। रविंद्र मीत, जी मीडिया, चंडीगढ़। उधर टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार अलगाववादियों से एक तरफ NIA पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और नई गिरफ्तारियां भी। 158 आतंकियों की लिस्ट के खुलासे के बाद NIA जांच में आतंकियों और अलगाववादियों के बीच रिश्ते का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। NIA को अलगाववादियों के घर पर छापेमारी के दौरान उस जाकिर मूसा की तस्वीरें मिली हैं, जो कश्मीर में अंसार गजवत उल हिंद नाम से अलकायदा का संगठन चलाता है। NIA को मूसा की तस्वीरें अलगाववादी सैयद शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश और उसके करीबी अयाज अकबर के घर और दफ्तर से मिली हैं। NIA को छापेमारी के दौरान अलगाववादियों के घर से जाकिर मूसा की तस्वीरों के साथ ही गिलानी के नाम से मसर्रत आलम की चिट्ठी भी मिली है। चिट्ठी में मसर्रत ने जम्मू की जेल में खुद के ट्रांसफर पर खतरा बताया है। मसर्रत की उर्दू में लिखी गई चिट्ठी की कॉपी जी न्यूज के पास है। इससे पहले NIA ने खुलासा किया था कि छापेमारी के दौरान अलगाववादी मीर वाइज उमर और शाहिद उल इस्लाम के घर से आतंकियों की लिस्ट मिली थी। NIA ने अलगाववादियों के घर से 158 आतंकियों की लिस्ट बरामद की, जिसमें इस बात का जिक्र है कि किस जिले में कितने और किस संगठन के आतंकी हैं। इन सभी आतंकियों की पूरी जानकारी अलगाववादियों के पास रहती थी। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अलगाववादी शब्बीर शाह के करीबी असलम वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। शब्बीर शाह को प्रवर्तन निदेशालय पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर चुकी है और वो दिल्ली की जेल में बंद है। आतंकी जाकिर मूसा कश्मीर में अलकायदा का प्रमुख है। मूसा के आतंकी संगठन का नाम अंसार गजवत उल हिंद है। मूसा ने अलगाववादियों का सिर काटकर चौक पर लटकाने का बयान दिया था। मूसा के बयान के बाद कश्मीर में आतंकी संगठन दो हिस्सों में बंटे। मूसा ने ताजा ऑडियो में अबू दुजाना को अलकायदा का सदस्य बताया। इससे पहले टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादियों की करोड़ों की संपत्ति का भी खुलासा हुआ, जिसकी जांच चल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में संघ के कार्यकर्ता राजेश के घर वालों से मुलाकात की। राजेश की पिछले हफ्ते हत्या कर दी गई थी। केरल में RSS और CPM के बीच हो रही जंग में बीजेपी के बड़े नेताओं की एंट्री हो गई है। इसी सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज तिरुवनंतपुरम पहुंचे। जेटली यहां RSS कार्यकर्ता राजेश के घर पहुंचे, जिसकी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। RSS का आरोप है कि हत्या CPM कार्यकर्ताओं ने की थी। परिवार के सदस्यों से मुलाकात के बाद जेटली ने कहा कि केरल में ऐसी हिंसा से हमारी विचारधारा को दबाया नहीं जा सकता और हमारे कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। जेटली बीजेपी के उन पार्षदों के घर भी जाएंगे जिन पर तिरुवनंतपुरम के अलग अलग इलाकों में हमला किया गया। केरल में RSS और CPM कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की कई वारदातें हुई। पिछले करीब 1.5 साल में केरल में 2 गुटों की हिंसा में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हिंसा में मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग RSS कार्यकर्ता हैं। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों ने एक लड़की को अगवा करने की नाकाम कोशिश की। वारदात के दौरान पकड़े गए बदमाशों की फिर भीड़ ने जमकर धुनाई की।
दिल्ली में बीती रात अपराध की एक बड़ी घटना हो जाती अगर बहादुर लड़कों ने एक लड़की की मदद नहीं की होती। मामला दिल्ली के रोहिणी का है। यहाँ एक कार में कुछ लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तभी लड़की की चीख सुनकर सड़क पर अपनी कार में बैठे दो युवकों ने पीछा कर कार को रोका। उसके बाद वहाँ जमकर हंगामा हुआ और गुस्साई भीड़ ने मनचलों की कार को तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी और 2 आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ नहीं पूछा, सिर्फ पुलिस आई, हमने बोला कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इसको आप लेकर जाओ, इसका मेडिकल कराओ, ठीक है। पुलिस ने लड़कों को गाड़ी में बिठाया, लड़की को गाड़ी में, डरी हुई थी, लड़की डरी हुई थी, सहमी हुई थी। कुछ पता लगा वो कहाँ कितनी उम्र की रही? नहीं, हम पूछ नहीं पाए, इतना टाइम नहीं मिला पूछने का। उम्र की लग रही होगी? होगी करीबन 30-32 साल की। और हमने साथ में निकाला, जब मैं यहाँ से आया तो रोका उसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रक खड़ा था, जिसके चक्कर में गाड़ी यहाँ पे हमने लगाई। यहाँ से उतर के लड़की को हमने पहले रोका यहाँ पे कि गाड़ी से नीचे उतरो, लड़की को नहीं छोड़ रहे हैं और लोग पीछे से, पब्लिक फिर भाग के आती है और यहाँ से हमने उसको नीचे मारते हुए उतारा है, तब जाके यहाँ से वो उतरे, लड़की को छुड़वाया। और लड़कों ने ड्रिंक पर रखी थी, शराब पी रखी थी। इस बीच पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोगों ने इस पर केस दर्ज कर लिया है अंडर सेक्शन 365, 354B और 34। हम इस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तफ्तीश में ये फिलहाल हमें भी पता चला है कि विक्टिम से अक्यूज का कई बार वार्तालाप हुआ है इंसिडेंट के पहले। इस तथ्य को भी हम एग्जामिन कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी में 2 लड़कों की कार में लड़की को अगवा करने की कोशिश। लड़की के चीखने की आवाज सुनकर 2 लड़कों ने गाड़ी का पीछा किया। दोनों लड़कों ने आरोपियों की गाड़ी रोककर लड़की को आजाद कराया। भीड़ ने आरोपी लड़कों की पिटाई की और गाड़ी को आग के हवाले कर दी। पीड़ित लड़की ने आरोपियों पर खुद के साथ रेप करने का आरोप लगाया।